हेलो बेटा, कैसे हाल है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 की कहानी। और पार्ट 2 की कहानी हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ लॉ से। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किरचॉफ लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ साहब ने सर्किट से रिलेटेड दो लॉ दिए थे। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज जीरो। ठीक है। इस लॉ में अगर मैं देखूं तो कीवर्ड क्या है, एक तो अलजेब्रिक सम है और एक है इसमें जंक्शन। ठीक है। पहले तो जंक्शन का मतलब समझ लेते हैं क्या है। जंक्शन का मतलब यह है कि सर्किट का एक ऐसा पॉइंट जहां पर कम से कम तीन वायर आपस में कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है। एक एग्जांपल से हम इस चीज को पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस का इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया और यहां पर सपोज मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक मैंने सर्किट बना लिया। ठीक है। अब इस सर्किट में अगर देखो तो यहां पर ये दो वायर कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पर ये दो वायर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जंक्शंस नहीं है। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ये तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं, दिस इज जंक्शन। ठीक है। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी जंक्शन है। यहां पर दो वायर, ये जंक्शन नहीं है, ये भी अपने आप में एक जंक्शन। ठीक है। तो जंक्शन को समझने के एक्चुअल में दो तरीके हो गए। एक तो ये कि जहां पर तीन वायर मिनिमम कनेक्ट हो रहे हैं वो जंक्शन होगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो तीन करंट आ रहे हो और कोई एक करंट जा रहा हो या दो तीन करंट जा रहे हो, मतलब जहां पर करंट का मिलना हो रहा हो या करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। जैसे किसी एक वायर से करंट आया और यहां से ये दो रास्तों पर करंट चला गया, तो ये अपने आप में एक जंक्शन है। यहां से दो वायर से कोई करंट आ रहा है और इस वायर में से एक करंट चला गया, यहां दो वायर से करंट आ रहा है और दो वायर से ऐसे करंट चला गया, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। ठीक है। सो उसको याद रखने का हमने एक सिंपल सा तरीका बना लिया कि जहां पर मिनिमम तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं वो जंक्शन है। जंक्शन पर करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। अब अलजेब्रिक सम का मतलब मैं क्या समझूं। अलजेब्रिक सम की बात हो रही है, मतलब कोई करंट प्लस भी हो सकता है और कोई करंट माइनस भी हो सकता है। तो दो चीजें हैं, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, मतलब कोई करंट जंक्शन पर पहुंचा और कोई करंट जंक्शन से निकला। ठीक है। एक साइन कन्वेंशन बना लेते हैं कि भाई जंक्शन पर जो करंट आया उसको अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो जंक्शन से जो करंट निकलेगा उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, या उल्टा कोई साइन कन्वेंशन। तो अलजेब्रिक सम का मतलब ये हो कि आप पहले एक साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लो, क्योंकि जंक्शन पर करंट आएगा भी और जंक्शन से करंट जाएगा भी। सो अगर आने वाले को मैंने नेगेटिव लिया तो जाने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव लिया तो आने वाले को पॉजिटिव। सारे करंट्स का जो अलजेब्रिक सम आएगा वो जीरो आएगा। जैसे मैं इस केस में इसको अप्लाई कर लूं कि ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 और ये करंट I4। ठीक है। अब आने वाले करंट को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो ये I1 और I2 तो पॉजिटिव हो गया, जाने वाले करंट को नेगेटिव माना तो I3 और I4 नेगेटिव हो गया। तो मैंने I1 और I2 को तो पॉजिटिव कर दिया, I3 और I4 को नेगेटिव कर दिया और इनका अलजेब्रिक सम जीरो आ गया। ठीक है। इसी बात को बेटा एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसा भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखो तो ये जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट और ये जंक्शन से जाने वाला टोटल करंट, तो ये जो फर्स्ट है इसको एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। एक तरीका तो ये हुआ कि जंक्शन पर करंट का अलजेब्रिक सम जीरो आए। ठीक है। अब यहां से मैं इसके लिए एक दूसरे स्टेटमेंट भी बोल सकता हूं कि जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट इक्वल्स टू जंक्शन से जाने वाला टोटल करंट। सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। दोनों में से किसी भी तरह से बात को बोला जा सकता है, दैट इज समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो जितना करंट जंक्शन पर आया उतना ही करंट जंक्शन से चला गया। इसका मतलब जंक्शन पर चार्ज कंजर्व रहेगा। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है। सेकंड लॉ पर बात करें तो सेकंड लॉ में किरचॉफ साहब ने क्या कहा, कीवर्ड्स को पकड़ो। सेकंड लॉ में कहा कि इन्हें क्लोज मैश, मैश का मतलब होता है लूप of a circuit, the algebraic sum of the products of the current and the resistances in each part of the mesh is equal to the algebraic sum of the EMF. So algebraic sum of the product of current and resistance, algebraic sum of the EMF in that mesh. ठीक है। अब अगर मैं इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है चीज, मैं इस बात को एक सिंपल तरीके से समझ लेता हूं। पहले तो क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने सपोज ये अभी जैसे मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया था। ठीक है। उसका जैसे मैंने ये एक पार्ट ड्रॉ कर लिया। क्लोज लूप का मतलब बेटा ये होता है कि अगर मैं सर्किट में
किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द ब्रांचेज ऑफ द सर्किट और घूम करके मैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाता हूं, दैट विल बी अ क्लोज लूप। लाइक मैं यहां से चला, मैं यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया और घूम करके ऐसे आ गया, तो ये अपने आप में एक क्लोज लूप बन गया। इन द सेम वे मैं यहां से चल करके ऐसे जा करके ऐसे घूम करके और इधर से भी आ सकता था, ये अपने आप में क्लोज लूप बन गया। मैं इसमें बाउंड्री टू बाउंड्री चलता, ऐसे जाता सीधा, फिर इस रेजिस्टेंस में से पास होता, फिर इधर से सीधा जाता, फिर इधर सीधा जाता और घूम करके ऐसे आ जाता, ये अपने आप में पूरा ही क्लोज लूप बन गया। सो क्लोज लूप का मतलब हुआ कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, दिस इज योर चॉइस कि आप क्लॉकवाइज चलते हो या एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, चलने स्टार्ट करो और घूम करके उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ, तो पूरा जो एक रास्ता बना वो अपने आप में क्लोज लूप है। तो किरचॉफ साहब ने कहा था कि आप एक क्लोज लूप के लिए अगर बात करोगे तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम 0 है। अगेन यहां पर अलजेब्रिक सम की बात हो रही है और बात यहां पर करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस की हो रही है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में भी प्लस माइनस की बात होनी चाहिए। एक कॉमन सेंस की चीज है कि अगर मैं कहीं पर अलजेब्रिक सम की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और अगर मुझे अलजेब्रिक सम बोलना पड़ रहा है इसका मतलब उसमें प्लस और माइनस वाली बात हो रही होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए प्लस माइनस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में बेटा अगर देखा जाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, पोटेंशियल राइज भी हो सकता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हूं तो हो सकता है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, ए से बी तक अगर जाता हूं तो हो सकता है कि पोटेंशियल इंक्रीज भी हो रहा हो, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो ड्रॉप भी हो सकता है और राइज भी हो सकता है। यहां भी एक साइन कन्वेंशन बना लो, मैंने कहा कि मैं पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लूंगा तो मैं पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव ले लूंगा। अब किरचॉफ साहब ये कहते हैं कि एक लूप में अगर आप घूमते हो तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं आइडेंटिफाई कर लो कि ड्रॉप मिल रहा है या राइज मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको माइनस और प्लस कर लो, सबका अलजेब्रिक सम एक क्लोज लूप के लिए 0 कर दो। एक केस में मैं इसको अप्लाई करके देखता हूं, जैसे मैंने एक सिंपल सा केस ले लिया कि यार 3 रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, ठीक है, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को सपोज मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द लॉ। लोग मैं समझना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी ये लॉ अप्लाई हो कैसे रहा है, उसके लिए मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया। V वोल्ट की बैटरी है, I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब ये मेरे पास में क्लोज लूप बना। अच्छा इस केस में अगर मैं बात करूं तो क्लोज लूप बनेगा भी एक ही लूप है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक सम देखना है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है। अब मुझे ड्रॉप और राइज ये आइडेंटिफाई करना है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं एक सिंपल तरीके से याद रख लेता हूं कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस में से पास हुआ, करंट के डायरेक्शन में अगर मैं गया तो मुझे ड्रॉप मिलेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं पास हुआ हूं तो मुझे राइज मिलेगा। सो करंट के डायरेक्शन में क्या ड्रॉप मिला, ड्रॉप मिला तो मैंने उसको नेगेटिव ले लिया -IR1। यहां भी मैं करंट के डायरेक्शन में गया हूं, ड्रॉप मिला -IR2, यहां से यहां तक भी ड्रॉप मिला -IR3। फिर मैं आगे गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर गया, सो नेगेटिव से पॉजिटिव पर गया तो पोटेंशियल राइज मिला, राइज मिला तो मैंने उसको कर दिया प्लस का V एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन उल्टा लेते तो भी रिजल्ट सेम आता, इसलिए आपकी चॉइस है कि आप किसको प्लस लेते हो और किसको माइनस लेते हो, लेकिन जो एक बार डिसाइड करो ना बेटा उसी को फॉलो करो, बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ड्रॉप को नेगेटिव लूंगा और राइज को मैं पॉजिटिव लूंगा, तब ये फिक्स है, तो जितने भी ड्रॉप मुझे मिले उन सबको मैंने माइनस लिया और जो मुझे राइज मिला उसको मैंने प्लस लिया और सबका अलजेब्रिक सम 0 आ गया, ठीक है। ये सेकंड लॉ का मतलब है, इसको समेशन IR इक्वल्स टू समेशन E भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात पोटेंशियल डिफरेंस की है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन और वर्क डन का मतलब है एनर्जी। इसका मतलब ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन की बात करता है और सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। यहां तक की कहानी हमारी क्लियर हुई, ठीक है। अब जरा अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे काम कर रहा है। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ठीक है। इन द सर्किट गिवन इन द फिगर करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर आर शोन। रेजिस्टेंसेस तो बहुत सारे हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू शो की हुई है, एक ब्रांच में करंट शो किया हुआ है, इस ब्रांच में भी करंट शो किया हुआ है। देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ए, बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मुझे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए,
और बी का ए के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल चाहिए, मतलब मुझे ये पता लगाना है कि बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से कितना ज्यादा या कितना कम है, उसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है। पहले बेसिक कहानी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे है। ध्यान से सर्किट को रीड करना है बेटा। सर्किट वाले क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखोगे, ठीक है, एट अ ग्लांस आपको देख करके ऐसा लग सकता है यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, ये भी लगा हुआ है, एक बैटरी यहां भी लगी हुई है, एक बैटरी यहां भी लगी हुई है, रेजिस्टेंसेस भी इतने सारे लगे हुए हैं, ठीक है। बट मेरा मानना ऐसा है कि जनरली सर्किट का जो क्वेश्चन आता है वो होता तो कहीं ना कहीं सिंपल है, होता तो कहीं ना कहीं वो सिंपल है, बट अगर अपन उसको ध्यान से देखेंगे तो वो सिंपल नजर आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहां करंट दिया हुआ है और यहां करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंसेस की, कई रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं है, तो कई बार कुछ चीजें हम ऐसी सोचने लग जाते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में सोचने की जरूरत ही नहीं है। यार मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो मुझे ए से बी तक या बी से ए तक किसी रास्ते से पहुंचना है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। अब ए से बी तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं, कौन सा रास्ता मुझे सेलेक्ट करना है ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहां से 1 एम्पियर का करंट आया तो ये करंट 1 एम्पियर हो गया, यहां पर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है बेटा। इस जंक्शन को अगर ध्यान से देखूंगा तो 1 एम्पियर इधर से आया और 2 एम्पियर इधर गया, इसका मतलब ये वाला जो ब्रांच है इसमें 1 एम्पियर का करंट इधर आ रहा होगा, क्योंकि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब आने वाला करंट 1 एम्पियर, जाने वाला 2 एम्पियर, इसका मतलब यहां से 1 एम्पियर और आया होगा, तो मुझे इस ब्रांच में करंट मिल गया। ऐसे किरचॉफ का लॉ काम कर रहा है। अब इसमें 1 एम्पियर का करंट हो गया ए से बी तक। अगर मैं यहां से जाता हूं और फिर मैं यहां से जाता हूं और फिर मैं ऐसे चला जाता हूं, या फिर मैं यहां से यहां तक जाता हूं और यहां से यहां तक जाता हूं, ठीक है, रास्ते कई हो सकते हैं। इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा तो यहां जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस और उस करंट दोनों की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने ए से बी तक पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया, मैं इस वाले रास्ते से चलूंगा। अब इसमें मुझे इक्वेशन किस तरीके से बनाना है ये और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लेना। सिंपल सा फंडा लेकर के चलो, प्रॉफिट और लॉस वाला। मैं तो इस बात को इस तरह से कहता हूं कि यार ए पर जो पोटेंशियल है वो VA है, सो हम इतना पोटेंशियल अपने पॉकेट में लेकर के चले, मेरी जेब में इतना पोटेंशियल है, यहां से मैं शुरू हुआ। अब मुझे ये देखना है कि कहां पर मुझे पोटेंशियल का लॉस हुआ, कहां पर मुझे प्रॉफिट हुआ। कहीं मुझे लॉस हो रहा था मैं इसमें से उसको माइनस कर दूंगा, कहीं प्रॉफिट हो रहा तो प्लस कर दूंगा, और फाइनली मेरे पॉकेट में जो आएगा वो बी का पोटेंशियल मतलब VB होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, VA पोटेंशियल में लेकर के चला, यहां से यहां तक नेगेटिव से पॉजिटिव पर गया तो राइज हुआ, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 1 वोल्ट का, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया। फिर मैं आगे गया यहां से यहां तक। अब करंट इस डायरेक्शन में है और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो ड्रॉप मिलता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मुझे राइज मिलेगा। तो यहां से यहां तक मुझे पोटेंशियल राइज मिला, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, IR से कैलकुलेट करूंगा तो 2 वोल्ट का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हो गया प्लस का 2 हो गया। फिर मैं आगे चला, यहां से यहां तक मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव पहुंचा, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिला। ड्रॉप मिला तो मुझे लॉस हुआ 2 वोल्ट का, माइनस का 2, और फाइनली मेरी पॉकेट में है VB। बात क्लियर हो रही है। इक्वेशन कैसे लिखा जा रहा है उसको समझ लेना। प्रॉफिट लॉस पर चलो, प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, और फाइनली पॉकेट में इतना आ गया, इतना मैं लेकर के चला था। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो VA माइनस VB ये तो कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। और VB माइनस VA की बात करूंगा तो दैट इज 1। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर 1 आएगा या -1 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, और यही जेईई के क्वेश्चन की स्पेशलिटी है कि बड़े क्लोज ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन प्लस और माइनस की वजह से गड़बड़ हो सकते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से देखना है। देन पोटेंशियल एट पॉइंट B विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट A, A के रेस्पेक्ट में B का पोटेंशियल कम है या ज्यादा है। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी में बात करते थे, इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करते थे उसके पोटेंशियल को, उसकी वेलोसिटी को 0 कंसीडर कर लेते थे। मुझे B का A के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल चाहिए तो मैं A के पोटेंशियल को 0 मान लेता। अब मुझे ये देखना है कि A के पोटेंशियल से B का पोटेंशियल कम है या ज्यादा है। VB माइनस VA कर रहा हूं तो 1 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब VB ग्रेटर देन VA है। अच्छा, इस बात को अगर मैं यहां से चेक करूं तो भी VB ग्रेटर देन VA है, क्योंकि VA माइनस VB किया तो नेगेटिव है। 1 वोल्ट 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 1 व
इसका मतलब बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 1 वोल्ट ज्यादा है, तो ए के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कितना बोलूंगा 1 वोल्ट। अगर ये 1 वोल्ट कम होता तो मैं ए के रेस्पेक्ट में बी का पोटेंशियल बोलता -1 वोल्ट। मतलब मैंने ए के पोटेंशियल को रेफरेंस बना दिया और उस पोटेंशियल को 0 कंसीडर कर लिया। अब अगर 2 वोल्ट का डिफरेंस है और बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 2 ज्यादा है तो मैं बी का पोटेंशियल 2 वोल्ट कह दूंगा, और अगर बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 2 वोल्ट कम है तो मैं बी का पोटेंशियल -2 कह दूंगा। ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किरचॉफ लॉ से ही रिलेटेड बात चल रही है, अभी देख रहे हैं किस किस तरह के क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पर बेस्ड बन रहे हैं। When the switch S in the circuit shown is closed, close मतलब इसको अब कर दिया कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो होगा। Then the value of current I, और इस करंट का वैल्यू ही हमसे पूछा है कि ये करंट कितना होगा। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखना। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, अर्थिंग की हुई है तो पोटेंशियल 0 है ही। रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। करंट यहां पर लेट किया I1, यहां करंट I2 और यहां का करंट I। ठीक है, मुझे ये करंट कैलकुलेट करना है। इस अरेंजमेंट में यहां पर जंक्शन है, C पॉइंट इज द जंक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ से देखते हैं, जंक्शन पर जितना करंट आएगा जंक्शन से उतना करंट जाएगा। जंक्शन पर आने वाला करंट I1 और I2 है, मतलब I1 प्लस I2, और जंक्शन से जाने वाला करंट I है। इट मींस I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब I1 और I2 ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगा। I की अगर बात करें, I इस डायरेक्शन में है तो ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल ज्यादा हाई और ये लो। इसका पोटेंशियल अगर मैं V ले लेता हूं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V-0। V-0 अपॉन रेजिस्टेंस कर दूं क्योंकि V इक्वल्स टू IR है। सो करंट कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V-0 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ गया 2। ऐसे ही I1 की बात करूं इस डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 - V। सो ये मैंने लिख दिया 20 - V अपॉन में रेजिस्टेंस आ गया 2। प्लस में I2 की बात करूं तो 10 - V और अपॉन में रेजिस्टेंस आ गया बेटा 4। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन देख लेना आप। V कैलकुलेट हो जाएगा, V अगर कैलकुलेट हो गया तो I कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि V-0/2 है। V की वैल्यू यहां पुट करूंगा, I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सिंपल। तो मैंने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके एल्जेब्रिक सम 0 किया, या आने वाले करंट को जाने वाले करंट के बराबर किया, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिख करके सारे करंट कैलकुलेट किए, V का इक्वेशन बना करके V को मैंने कैलकुलेट किया, फिर V की वैल्यू को उठा करके पुट कर दिया, I मिल जाएगा। V की वैल्यू पुट करने से I1 भी मिल जाएगा, I2 भी मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में I पूछा है, I1 और I2 भी पूछते तो हम V की वैल्यू पुट कर देते, वो करंट्स भी हमारे आ जाते। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ की कहानी समझ में आ गई। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ 1 मिनट में ब्रीफ कर देता हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जंक्शन पर जितना करंट आया जंक्शन से उतना करंट गया, या जंक्शन के लिए सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 हुआ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। आने वाला करंट प्लस लेता हूं तो जाने वाला माइनस लूंगा, आने वाला माइनस लेता हूं तो जाने वाला प्लस ले लूंगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि एक क्लोज लूप बनाओ। क्लोज लूप का मतलब एक पॉइंट से चलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम करके उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। वो जो क्लोज लूप होगा उस क्लोज लूप के लिए जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको पूरे लूप में घूमने से मिलेंगे, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो एल्जेब्रिक सम आएगा दैट विल बी 0। पोटेंशियल डिफरेंस में राइज और ड्रॉप दोनों आएंगे। एल्जेब्रिक सम की बात है तो यहां पर भी प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा। राइज को अगर मैंने प्लस ले लिया तो ड्रॉप को मैं माइनस लूंगा। सबको प्लस माइनस करते हुए मतलब सारा एल्जेब्रिक सम करते हुए टोटल में 0 कर दूंगा। वो सेकंड लॉ है और सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई करके देखे जिनमें किरचॉफ लॉ काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेल की। ठीक है, अब सेल की बेसिक कहानी तो हमें मालूम है कि सेल अपने आप में एक डिवाइस है, एक सोर्स है जिसको सर्किट में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी की वजह से सर्किट में करंट का चार्ज का फ्लो होता है। तो सर्किट में चार्ज का फ्लो करने के लिए जो हम सोर्स कनेक्ट करते हैं, जो हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो सेल और सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बन जाती है। ठीक है, ये तो सेल की बेसिक कहानी है ही। सेल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं फिर इनको डिस्कस भी करेंगे। ईएमएफ है, पीपीडी है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ईएमएफ फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
टीपीडी ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। ईएमएफ और टीपीडी दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस है, ठीक है। दोनों की बात मैं यहां पर कर लेता हूं, फिर हम रीडिंग भी लगा लेंगे। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है और टीपीडी भी पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल का अगर मैं एक सिंबल बनाऊं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनेगा। दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम एक सिचुएशन में ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस का नाम एक सिचुएशन में टीपीडी है। बस वो सिचुएशन मुझे क्लियर होनी चाहिए कब क्या बोलना है। अगर ये सेल ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट का मतलब हुआ जब सेल की वजह से सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम ईएमएफ हो जाएगा। सेल को मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया और सेल में से करंट पास हो रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम टीपीडी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। जब सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्लोज सर्किट। अब डेफिनेशन क्या बनी, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम ईएमएफ हो गया, क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम टीपीडी हो गया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सेल के स्ट्रक्चर पर अगर थोड़ी सी बात करें तो सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक सॉल्यूशन भरा होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड हम खड़ा कर देते हैं, एक एनोड बनता है एक कैथोड बनता है, सर्किट में उसको कनेक्ट करते हैं, करंट का फ्लो होता है। जब सेल के अंदर से करंट पास होता है तो चार्ज उस इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो होकर के जाता है, उसमें से पास होता है। वहां इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट के फ्लो में एक ऑब्स्टेकल पैदा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। उस ऑब्स्टेकल को ही हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो सेल के अंदर करंट के फ्लो में जो भी परेशानी पैदा होती है, जो भी ऑब्स्टेकल आता है, उस ऑब्स्टेकल का नाम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ईएमएफ को डिनोट करता हूं ई से, टीपीडी को डिनोट करता हूं वी से, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करता हूं स्मॉल आर से। अब रीडिंग लगा लेते हैं। ईएमएफ के लिए लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है। मान लो सर्किट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया आर, एक मैंने सेल कनेक्ट किया। सर्किट में चार्ज का फ्लो करने के लिए सेल वर्क करेगा, सेल अपनी एनर्जी लगाएगा। मान लो क्यू चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए सेल ने जो वर्क किया है वो डब्ल्यू है, तो यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होगा वो डब्ल्यू अपॉन क्यू है और उसी का नाम ईएमएफ होता है। यूनिट चार्ज को सर्किट में पूरा राउंड घुमाना है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से वो चार्ज निकला और घूम करके वापस आ गया। यूनिट चार्ज को सर्किट में पूरा राउंड घुमाने के लिए जो वर्क होता है उस वर्क का नाम ही ईएमएफ होता है। The energy given by the cell in the flow of unit charge in the whole circuit, including the cell, is called the EMF of the cell, E equals to W upon Q। तो दोनों तरह से हम EMF को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज पर। डिस्कशन हमने कर लिया था, यहाँ पर रीडिंग भी लगा लेते हैं एक बार। द रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है, तो पहले जो कहानी लिखी हुई है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की लिखी हुई है बेटा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सेल में जो सॉल्यूशन हम भरते हैं, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, मतलब सेल में जब करंट पास हो रहा है और करंट इज सप्लाइड टू द सेल, इसमें दो केसेस बनेंगे, सेल का चार्जिंग और सेल का डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ कि सेल की वजह से सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, और चार्जिंग का मतलब हुआ कि सेल को चार्ज सप्लाई किया जा रहा है, मतलब सेल को करंट दिया जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका नाम टर्मिनल वोल्टेज है। अब दो केसेस दिमाग में रखना, कौन से केसेस, थ्रू द सेल और करंट इज सप्लाइड टू द सेल। थ्रू द सेल मतलब सेल जब सर्किट में करंट दे रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसका कुछ डिस्कशन है, इसको दिमाग में रखना, क्वेश्चन में ये चीज काम आती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, वो हमको नहीं करनी है। व्हेन आई करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, हम ये कह सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, मतलब सेल सर्किट में करंट का फ्लो कर रहा है भाई। देन टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द ईएमएफ, जैसे सेल से सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है,
तो टीपीडी मतलब टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कहें, और ईएमएफ के बीच में रिलेशन आएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर। आर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन करंट इज सप्लाइड टू द सेल, इसका मतलब चार्जिंग ऑफ सेल, सेल हमारा चार्ज हो रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ। अब चार्जिंग वाले केस में क्या होगा, ये हमारा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा क्योंकि सेल को चार्ज किया जा रहा है। उस कंडीशन में जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू E प्लस आई आर, ये डिफरेंस याद रखना। सो डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर होगा, चार्जिंग में E प्लस आई आर होगा, तो यहां V ग्रेटर देन E होगा, शायद यही बात लिखी है, द टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ V इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। अब ईएमएफ की बात करो चाहे टर्मिनल वोल्टेज की बात करो, दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, तो ध्यान रखना है डिस्चार्जिंग के केस में V इक्वल टू E माइनस आई आर, चार्जिंग के केस में V इक्वल टू E प्लस आई आर। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। वही सीरीज और दो तरह पैरेलल, दो तरह का कॉम्बिनेशन है। सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन पर अगर बात करें तो ये तीन सेल का कॉम्बिनेशन मैंने दिखाया, EMF E1 E2 और E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने R, कैपिटल R, ठीक है। इसमें जब मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करता हूं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 और सो ऑन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज टेकन इनटू कंसीडर, डायरेक्शन का मतलब कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो देखना पड़ेगा कि टर्मिनल कैसे कनेक्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए इसके टर्मिनल उल्टे होते हैं इस तरह से कनेक्ट की, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर ये प्लस E2 की जगह माइनस E2 आ जाता है, ये ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब हुआ। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंसेस का वही सीरीज कॉम्बिनेशन। इन रेजिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सारे सीरीज में है तो यही आएगा, तो रेजिस्टेंस में तो कुछ स्पेशल बात है ही नहीं। करंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो E अपॉन R प्लस R। अब मैं करंट का एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। मैंने सर्किट में करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला बना रखा है कि अगर मुझे सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये देखना है कि सर्किट में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, मतलब सारे ईएमएफ का रिजल्ट कितना आ रहा है, और मुझे ये देखना है कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है। इक्विवेलेंट ईएमएफ लूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लूंगा, डिवाइड कर दूंगा, करंट कैलकुलेट हो जाएगा। यहां अगर जैसे मैं बात करूं तो देखो ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया, वही चीज जो मैंने यहां पर मेंशन की हुई है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम करंट अगर मुझे सर्किट में चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को डायरेक्टली, अगर मुझे सर्किट में करंट मैक्सिमम चाहिए तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बराबर होगा, मतलब जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंसेस है उन सबका मैंने इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, वो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया उसके बराबर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम आएगा। तो R इक्वल्स टू समेशन R, समेशन R का मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। थोड़ी बात और बाकी है अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पर। इफ ऑल ईएमएफ आर इक्वल, बेसिक फॉर्मूला मैंने भी क्या लिखा था, I इक्वल्स टू समेशन ऑफ EI अपॉन में समेशन ऑफ R प्लस में R, ये लिखा था। इफ ऑल ईएमएफ आर इक्वल, सारे ईएमएफ अगर मैं इक्वल कर दूं, देन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सच सेल, n सेल मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सबका ईएमएफ E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो समेशन EI की वैल्यू क्या हो जाएगी NE, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा NR, तो करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसमें दो केसेस हैं, अगर NR की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, मतलब जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर बहुत ज्यादा हुआ तो मैं इसको नेगलेक्ट करूंगा, इसको नेगलेक्ट करूंगा तो NE अपॉन NR आएगा, इनसे N कैंसिल हो जाएगा, E अपॉन R आ जाएगा। और अगर ऐसे में मैंने एक सेल कनेक्ट किया होता, कंडीशन ये है, ये कंडीशन है, तो सारे सेल को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये मिली, ठीक है। अगर मैं एक ही सेल उनमें से कनेक्ट करता और फिर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा मानता तो भी मुझे करंट की वैल्यू ये मिलती। इसका मतलब इस कंडीशन में सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला,
करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट वही रहेगी। लेकिन अगर मैं सेकंड केस में बात करूं कि एनआर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको नेग्लेक्ट किया तो एन ई अपॉन आर का मतलब करंट की वैल्यू एन टाइम्स हो गई, एक सेल से जो करंट आता उसका एन टाइम्स हो जाता। यहां मुझे फायदा, तो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने से फायदा कब है, जब ये वाली कंडीशन हो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तो करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट एन टाइम्स हो जाएगी। यहां पर लिखा भी है सेल्स आर एम्प्लॉयड इन सीरीज ओनली व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, इस तभी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज सीरीज में कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे जाकर के देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहानी कुछ उल्टी हो जाएगी, बट उससे पहले एक क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, इक्वल ईएमएफ के दो सेल लगा देता हूं, सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, ईएमएफ दोनों का ई हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। वेरी गुड। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेज आर R1 एंड R2, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ये जो सोर्स है, इस सोर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टीपीडी की वैल्यू 0 है। अब मैं यहाँ पर इसको टीपीडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल सर्किट में करंट है, करंट का फ्लो हो रहा होगा, करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम टीपीडी, वो वैल्यू मुझे 0 दी हुई है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल आर और कैपिटल आर की फॉर्म में। क्वेश्चन क्लियर, एक बार फटाफट से क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। दो सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, सीरीज में कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया है, यहां पर टीपीडी 0 आ रहा है, मतलब अभी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, बताओ रेजिस्टेंस कितना है। पहले सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों सीरीज में है, तो ई और ई मिल करके 2E हो गया। अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 प्लस R2 अपॉन R, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो R प्लस R1 प्लस R2, ये करंट हो गया। यहां पर अगर मैं टीपीडी की बात करूं, V1 कह देता हूं उसको, तो E1 माइनस आई R1, E1 की वैल्यू E हो गई, माइनस I की वैल्यू हो गई है 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 और इनटू में R1। सही बात है बेटा, ये वैल्यू इक्वल टू 0 करनी है। अगला स्टेप मैं यहां नोट करता हूं, ये वैल्यू 0 करनी है, तो E इक्वल्स टू 2E R1 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, E से E कैंसिल हुआ, यहां से कैपिटल R को कैलकुलेट कर लेना R1 R2 की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप संभाल लोगे, मुझे विश्वास है। कॉन्सेप्ट समझ लो कि यहाँ टीपीडी 0 है, तो यहाँ टीपीडी का एक्सप्रेशन लिखा V इक्वल्स टू E माइनस आई R से। अब वो टीपीडी अगर कैलकुलेट करना है तो I की जरूरत है। तो पहले मैंने सर्किट में करंट कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट करने के बाद में मैंने ये फॉर्मूला लिया, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की, फिर क्वेश्चन कहता है कि ये टीपीडी तो 0 आ रहा है, मैंने उसको 0 कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो। ठीक है बेटा, यहां तक बात, कहानी क्लियर है। चलो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहता है, ये सेल लिए मैंने, वही 3 सेल्स मैंने ले लिए हैं, इन तीनों सेल, 4 सेल लिए, सॉरी 4 दिखा रखे हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस ये हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो वही रेजिस्टेंस इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला एक्सप्रेशन लगा करके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करेंगे तो ये आ रहा है E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, N होंगे तो वहां तक, तो इसको मैंने लिख दिया E इक्वल्स टू समेशन EI RI, जहां पर I इक्वल्स टू 1 to N है, ये ऊपर वाली कहानी आ जाएगी, और अपॉन में समेशन 1 अपॉन RI, I इक्वल्स टू 1 to N। इसका मतलब हुआ ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और कहानी जाएगी EN अपॉन RN तक, और अपॉन में आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, चलते रहो 1 अपॉन RN। यहां से नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करें। ठीक है, थोड़ी सी बात पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में बात हुई थी, सारे ईएमएफ इक्वल हो,
इक्वलेंट रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सबके इक्वल हो, व्हेन ऑल n cells with EMF E and internal resistance R each are connected in parallel, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो R अपॉन N हो जाएगा। I अगर कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा। अब ये बात दिमाग में रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे EMF ऐड हो जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सारे सेल्स का EMF सेम है तो जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो भी उनके इक्वली आएगा। EMF के n सेल अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो EMF E आएगा, इन्हीं सेल्स को अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो EMF N ही आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है तो EMF R हो गया, सॉरी E हो गया, अपॉन में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल आ गया R अपॉन N, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन आया था सॉरी NE अपॉन R प्लस NR सीरीज में, और पैरेलल में ही आ रहा है तो यहां पर N कैपिटल R के साथ है, यहां पर N स्मॉल r के साथ था। ठीक है, अब यहां पर वही दो केसेस ले रहे हैं कि R की वैल्यू NR से अगर बहुत कम हो तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो I की वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू लगभग वही है जो एक सेल के कनेक्ट होने पर है। तो यहां इस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। बट अगर ये कंडीशन लेकर के चले तो NE अपॉन R, क्योंकि उसमें मैं NR को नेग्लेक्ट करूंगा, NE अपॉन R मतलब करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट n टाइम्स हो जाएगी। उल्टा काम हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होने पर करंट की वैल्यू कुछ n टाइम्स हो रही थी, एक सेल से जो करंट मिल रहा था उसका n टाइम्स हो रही थी, और यहां अगर हम बात करें तो करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस सिचुएशन में फायदा था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सिचुएशन में फायदा, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा लो तो करंट की वैल्यू n टाइम्स मिल जाएगी, और यहां अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा लो तो करंट n टाइम्स मिलेगी। दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन लोड रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लोअर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा तो फिर अपन इस कॉम्बिनेशन पर जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट याद रखना। एक बार फिर कह रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फायदा है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर EMF के n सेल है तो नेट EMF आ जाएगा NE, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका EMF अगर सेम है तो इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की कहानी अलग से समझने की जरूरत नहीं है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का हम वही जानते ही हैं, वही इंटरनल रेजिस्टेंस में एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी। अब इसके क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं एक बार, क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स, दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों आ गए एक साथ। दो आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल का मतलब हुआ यार मैं उनका EMF इक्वल कर दूं और मैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल कर दूं। ठीक है, वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ohm। क्वेश्चन ये कहता है कि यार मैं दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट करूं चाहे मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, तो मुझे ये R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या लिखेंगे, दो सेल है तो नेट EMF आ गया 2E अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ गया 2R प्लस R। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करता हूं, मैं तो इक्विवेलेंट EMF देखता हूं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बात करता हूं। सीरीज में 2R प्लस R हो गया, EMF 2E हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो EMF तो हो गया E अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R/2 और प्लस में आ गया R, दैट इज इक्वल टू 2E अपॉन R प्लस 2R। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है सीरीज में करंट और पैरेलल में करंट दोनों इक्वल है भाई, दोनों को इक्वल करके देखें तो 2E अपॉन 2R प्लस R इक्वल टू 2E अपॉन R प्लस 2R, ये कैंसिल कर देते हैं तो R प्लस 2R इक्वल टू 2R प्लस R। ठीक है, तो R इक्वल टू कैपिटल R 2 ohm है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm आ गया। सिंपल है क्वेश्चन, फंडा समझ में आया, कहानी अगर समझ में आई तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को समझते जाओ। सही मायने में अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो ना तो वो क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्यूशन दे रहा है।
क्वेश्चन को समझना ही तो अपने आप में एक सॉल्यूशन है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है, आपको ये भी याद है कि कौन से केस में मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, आपको ये भी याद है कि यार दो चीज मुझे अगर कैलकुलेट करनी तो दो इक्वेशन कैसे बनाने। सो मैथमेटिकल पार्ट आपको क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन समझना है जिससे आपको ये पता लगे कि करना क्या है। करना हम जानते हैं, करना हम जानते हैं, तो बस ये तो समझना है कि करना क्या है, और वो कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन को समझ करके। इसलिए क्वेश्चन को समझो, और सबसे बड़ी तरीका ये है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जितना पढ़ा उसको समझा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को नोट किया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे हमने क्या किया, हमने कहा दो एक जैसे सेल है, ईएमएफ लिख लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लिए। हमसे कहा कि साहब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना है, लिख लिया। हमसे कहा सीरीज और पैरेलल दोनों में करंट है, हमने लिख लिया। उसने कहा दोनों करंट इक्वल है, हमने दोनों करंट इक्वल कर दिए। जो क्वेश्चन कह रहा है हमने वो किया, हमने केवल अपना मैथ्स लगाया है और सोल्व करके आंसर निकाल लिया। इसलिए बेटा क्वेश्चन को सोल्व करने में क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो और समझा करो, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई 100% तरीके से। चलो आगे की कहानी लेते हैं। आगे की कहानी है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज छोटा सा बड़ा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चार रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन दिखाया है, ठीक है। मैंने चार रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्ट कर लिया। अब इसमें चारों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन इस तरह से किया है कि मुझे किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ना समझ लेना इसका क्या कहता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है पी क्यू आर और एस, ठीक है। बीच में यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। यहां से करंट आया, करंट का यहां डिवाइडेशन हो गया, I1 और I2 करंट चले गए। I1 में से सपोज IG करंट इधर चला गया, तो इधर जाने वाला करंट I1 माइनस IG हो गया। इधर से IG करंट आया, I2 इधर से आया, I2 और IG मिलकर के I2 प्लस IG करंट इधर आया, इधर से I करंट। ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए। इसका रीजन अभी समझेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन क्यों चाहिए। जीरो डिफ्लेक्शन आए मतलब IG की वैल्यू मुझे जीरो करनी है। इसका मतलब जो करंट इधर से आया वो सारा करंट इधर चला जाए, और जो करंट इधर से आया वो सारा करंट इधर चला जाए। IG की वैल्यू जीरो क्यों करनी है, क्योंकि मुझे इसमें एक बैलेंस स्टेट बनानी है, ठीक है। अब बैलेंस स्टेट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो तो ये वाला करंट मैंने जीरो किया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो गए। ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट या तो बी से डी की तरफ या डी से बी की तरफ फ्लो करता। तो बैलेंस स्टेट का मतलब हुआ VB इक्वल टू VD। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। उस कंडीशन में मैं पोटेंशियल डिफरेंस जब कैलकुलेट करता हूं तो मुझे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मिलता है सॉल्व करने के बाद। VD इक्वल टू VB करने के बाद P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस स्टेट वाली बात हमने क्यों की, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे पास में तीन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है P, Q और R, ऐसा मान लिया। एक रेजिस्टेंस मेरे लिए अननोन है। सो अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट का जो एम है वो एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, और मान लो वो रेजिस्टेंस S है। तो मैंने बैलेंस स्टेट बना करके चारों रेजिस्टेंसेस के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया। रिलेशन निकालने के बाद में S इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R आ गया। तो यहां से मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या कहानी लिखी हुई है, द कॉन्फिगरेशन इन द एडजेसेंट फिगर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ IG इक्वल टू 0, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। फॉर IG इक्वल टू 0, VD इक्वल टू VB जो हमने यहां लिखा, इन दैट केस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। तो बैलेंस स्टेट में ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा, यहां पर करंट जीरो होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है जो इस पर बना हुआ है। जो चीज हमने डिस्कस की, जो चीज हमने सीखी, वो क्वेश्चन में अप्लाई करना हमें आना चाहिए। अल्टीमेटली बात ये है। A battery of 6 volt is connected to the circuit as shown in below। 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया। The current drawn from the battery, बैटरी से कितना करंट, मतलब I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अरेंजमेंट को बेटा ध्यान से देखो, ये जो अरेंजमेंट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये दो रेजिस्टेंसेस का रेशियो इसके रेशियो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा, और सर्किट के जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं हो उस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से हटा भी सकते हैं।
सो मैं अगर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हटा दूं तो जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ गया, जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ गया। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, इधर ये दोनों सीरीज में, तो ये 3 और 3 6 हो गया, ये 6 और 6 12 हो गया। 6 और 12 जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो पैरेलल में है। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा तो 6 × 12 अपॉन 6 + 12, तो 6 × 12 अपॉन में आ गया 18, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 4 ओम का तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। ध्यान रखना यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो रहे है तो 4 के सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस और आ गया। फाइनली आर की वैल्यू 6 ओम हो गई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम, वोल्टेज इज 6 वोल्ट। करंट कैलकुलेट करूंगा तो I = V/R, 6/6 करूंगा, 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। कहानी क्लियर? तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये जेईई में आया हुआ भी है। 5 equal resistances are connected in the network as shown in the figure. ये 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रिकी टाइप का मतलब कि क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी ट्रिक लगा दी गई है। क्या ट्रिक लगा दी गई है? अगर मैं ये इमेजिन करूँ कि एक पेपर का एक पेज है और उस पेज को यहाँ से फोल्ड करके और इतना जो पोर्शन है उस पोर्शन को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ रख दिया गया है। अगर मैं इसको अनफोल्ड कर दूं इतने पोर्शन को, तो अनफोल्ड करने के बाद में ये कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और ये पॉइंट इधर की तरफ आ जाएगा ए। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस ये हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पर ये रेजिस्टेंसेस इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, सारे रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, और यहां पर ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं। मतलब ये दो रेजिस्टेंस है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ के बजाय मैंने इधर की तरफ बना दिया। अब देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा सिंपल नजर आता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर बात करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना। व्हीटस्टोन बना तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर आया, ये रेजिस्टेंस बेकार हो गए, ये सीरीज हो गए, इधर ये सीरीज हो गए। आर और आर 2R हुआ, आर और आर 2R हुआ, 2R और 2R पैरेलल में हो गए, तो 2R और 2R का R आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में मिल गया। बोलो बात क्लियर हुई? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही था, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसका लैब में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो मीटर ब्रिज प्रैक्टिकली हमने देखा हुआ भी है, इस तरीके का सेटअप होता है। ठीक है, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ये स्केल लगा होता है, यहाँ पर 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, एल शेप की 2 स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप बीच में होती है। इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, इस गैप में हमारा अननोन रेजिस्टेंस एस कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम गैलोमीटर और गैलोमीटर से जोकी को कनेक्ट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सेल और की को कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरा सेटअप बनकर के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं कि जोकी को स्लाइड करते हैं, टच करते हैं, और गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन देखते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है तो ये वाली लेंथ हम मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ये बैलेंसिंग लेंथ होती है। ठीक है, अगर मैं ये सेंटीमीटर में लेता हूं तो ये 100 सेंटीमीटर हुआ, ये एल हो गया, तो ये वाला लेंथ 100 - एल आ गया, तो आर एस। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के पी रेजिस्टेंस का काम करता है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के क्यू रेजिस्टेंस का काम करता है। इसको अगर मैं बहुत ध्यान से देखूंगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बन रहा है, उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने इस तरीके से बनाया था कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है, पी क्यू आर एस, और ये हमारा गैलोमीटर था। बेटा अगर ध्यान से देखो, और यहाँ पर हमने ये बैटरी कनेक्ट की थी, तो ये अरेंजमेंट ही यहाँ पर है। अब गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब P/Q इक्वल्स टू R/S है, तो S इक्वल्स टू Q/P इंटू R आ गया। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला मिलता है, कैसे मिलता है वो समझ लेना। इस वायर के इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो P है, और इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो Q है। मान लो यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है, वायर की यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो सिग्मा है। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या लिखूंगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है, ये लेंथ हमारी L है, तो P की वैल्यू आ गई सिग्मा L, और Q की अगर बात करूंगा तो सिग्मा 100 - L। ठीक है, तो S इक्वल्स टू हो गया सिग्मा 100 - L अपॉन सिग्मा L, और इंटू में R, ये कैंसिल हो जाता है,
तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मीटर बीच में अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आता है। बैलेंसिंग लेंथ पता करो, 100 में से माइनस करो, जो नॉन रेजिस्टेंस है यहाँ से जो रेजिस्टेंस हमने लिया है वो पुट करो और एस की वैल्यू कैलकुलेट करो, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। स्लाइडिंग द jockey at different points of the wire, the null point is obtained. It works on the principle of Wheatstone bridge. So the unknown resistance is obtained by applying the meter bridge formula S equals to 100 minus L upon L into R, where L is the distance of the wire from one end where the balance point is obtained. ठीक है। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस एस, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अननोन रेजिस्टेंस एस के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है। लेफ्ट साइड से अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। एज शोन एट पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है। इफ आर इज 5.6 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 5.6 किलो ओम, देन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस, एस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का पूरा एक सेटअप लगाया, उस सेटअप में ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, वैल्यू ये गिवन है। यहां से नल पॉइंट पर अगर बात करें, नल पॉइंट का मतलब हुआ जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है। नल पॉइंट की अगर बात करें तो यहां से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 70 सेंटीमीटर हो गया। अब एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने फॉर्मूले को बड़े एक सिंपल तरीके से याद रख रखा है। मैंने कैसे याद रख रखा है कि इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का लेंथ इक्वल टू इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का लेंथ। ठीक है। फॉर्मूला वही है। अब मैं इसको कैसे अप्लाई कर रहा हूं, एस अपॉन इधर का लेंथ हो गया 30 इक्वल टू इधर का रेजिस्टेंस हो गया 5.6 इंटू 10⁻³ किलो ओम में, ओम में चेंज करूंगा, अपॉन में इधर का लेंथ 70, यहां से कैलकुलेट करूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो मीटर ब्रिज में जो हमें अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बेटा फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रख लो कि लेफ्ट का रेजिस्टेंस ले रहे हो तो अपॉन में उधर का लेंथ ले लो, राइट का रेजिस्टेंस ले रहे हो अपॉन में उधर का लेंथ ले लो, दोनों को इक्वल कर दो बैलेंस कंडीशन में। ठीक है। एक और क्वेश्चन है मीटर ब्रिज पर बेस्ड, इस क्वेश्चन को भी देखना है ध्यान से। रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन अ मीटर ब्रिज सर्किट एज शोन इन द फिगर। द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 40 सेंटीमीटर, ये वाली जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर दी है। नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P, इसके साथ मैंने सीरीज में एक एक्स रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया, एंड न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर, और उसको कनेक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर हो गई। फ्रॉम द सेम एंड देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसके दो केस है। पहला केस जिसमें हमने एक्स को कनेक्ट अभी नहीं किया है, एक्स को कनेक्ट नहीं किया है, तो कहानी क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखूंगा P अपॉन इधर वाला लेंथ 40 जैसे मैंने अभी बताया, इक्वल्स टू Q अपॉन इधर वाला लेंथ हो गया दैट इज 60, सो P अपॉन 2 इक्वल्स टू Q अपॉन 3। एक इक्वेशन मेरे पास ही आया। अभी मैंने P के सीरीज में X को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ का रेजिस्टेंस P प्लस X हो गया। अब जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 की जगह 80 हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और माइंड में क्लियर करना, रेजिस्टेंस जिधर ज्यादा होगा उधर की तरफ लेंथ भी ज्यादा मिलेगी। अगर मैं इधर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर की लेंथ ज्यादा। अब यहां पर रेजिस्टेंस हो गया है P प्लस एक्स और अपॉन में बैलेंसिंग लेंथ हो गई है 80, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 20, क्योंकि अगर ये 80 हो गया तो ये 20 रह गया, तो P प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू Q, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। X की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। P की वैल्यू 4 ओम दी हुई है। बेटा दो इक्वेशन है, अगर मैं 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो Q कैंसिल हो जाएगा, X और P की कहानी बच जाएगी। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। X और P की कहानी बचेगी, P मुझे गिवन है, कैलकुलेट करूंगा, X की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। तो यहां से अपना X कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक छोटी सी बात और है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का मतलब क्या है भाई, सोर्स को अगर सर्किट में कनेक्ट करोगे करंट के फ्लो के लिए तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा, करंट पास होगा
तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि हीट की फॉर्म में एनर्जी इसमें से निकलेगी। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि अगर मैंने एक रेजिस्टेंस आर लिया और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो टी टाइम में उसमें से जो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है वो आई स्क्वायर आर टी होती है, जिसको मैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी कह सकता हूं, जिसको मैं वी आई टी भी कह सकता हूं। ये हीट है, ठीक है। और एक सेकंड में जो हीट निकलती है, एक सेकंड में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है वो कहानी यहां पर समझा रखी है। फ्लो ऑफ चार्ज इन dt टाइम, dt टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा वो आई dt होगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन dt से जो चार्ज फ्लो करेगा वो आई dt है, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड dt टाइम में कितनी होगी, dw इक्वल टू वी डी क्यू, डी क्यू चार्ज के लिए जो वर्क डन आएगा वो वी आई dt हो गया। जो वर्क डन है वही एनर्जी, जो एनर्जी है वही हीट में कन्वर्ट हुई है, और एक सेकंड में जो हीट निकलती है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। तो v इक्वल टू आई आर, वी की जगह मैंने आई आर लिख दिया तो आई स्क्वायर आर डी टी बन गया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, टी टाइम के लिए बात करनी तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी और हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। जो वर्क डन है वो बैटरी की एनर्जी है और वो हीट के बराबर है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इट इज डिनोटेड बाय पी, यूनिट ऑफ पावर, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में कितना लॉस हुआ वो पावर है। सो पावर अगर मुझे चाहिए तो टी से डिवाइड कर दूंगा, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर वी आई, कुल मिलाकर के हीट के फॉर्मूले से टी को गायब कर दो, पावर आ जाएगा। पावर की यूनिट होती है वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, हॉर्स पावर भी कहते हैं, और एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है। एक वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकंड, एक हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट सेकंड भी कहते हैं। अब जूल पर सेकंड को मैंने वॉट बोला तो जूल का मतलब वॉट सेकंड हो गया ना, ठीक है। तो जूल का मतलब वॉट सेकंड। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। ये कन्वर्जन कभी कभी काम आता है, किलोवाट आवर 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। पहली बात तो ये कि किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है और उसका मतलब इतना जूल है, 36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, ठीक है। अब ये किस तरह से चीज काम में आ रही है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन किस तरह का बनेगा कि मेरे पास में दो रेजिस्टेंसेस है आर और आर, उनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया। सेकंड केस में मैंने दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया बेटा और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया अगेन। अब यहां जो पावर मिलेगी फर्स्ट केस में और यहां जो पावर मिलेगी सेकंड केस में, दोनों पावर का मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा, दोनों केसेस में V की वैल्यू सेम है और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं पावर का ये वाला फॉर्मूला उठा, सही बात है ना। फर्स्ट केस में अगर बात करूंगा तो R का मतलब हो जाएगा 2R और सेकंड केस में अगर बात करूंगा तो R का मतलब हो जाएगा R/2। तो फर्स्ट केस में पावर P1 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 2R हो गया और सेकंड केस में P2 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R/2, रेजिस्टेंस R/2। कहानी समझ में आई है। अब यहां से दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी सिचुएशन मेरे सामने होगी, भाई सीरीज में कनेक्ट किया है या पैरेलल में कनेक्ट किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड बात, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कहानी जो हमने इस पार्ट में कवर कर ली है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। आपके फीडबैक का इंतजार है, ठीक है। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पोस्ट करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें और इन वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन बाय, टेक केयर।